ओके बेटा, तो आज हमारा जो है दैट इज़ इट इज़ सिक्स्थ जो है यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का आज लास्ट बट वन यानी चैप्टर 8 हमारा है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, वन शॉट चूँकि हम कर रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी में करने की कोशिश करेंगे ताकि ये विद इन टाइम लिमिट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा है रूरल लाइवलीहुड्स, यानी जो गाँव में ज़िंदगी होती है इंडिया में ये किस तरह की है। तो कुछ सिचुएशंस एक दो गाँव के बारे में यहाँ दे दी गई है तो उसको भी हमें डिस्कस करना है, इसलिए ये चूंकि लेसन जो है थोड़ा सा बड़ा दिखता है, दिखने में बड़ा है, लेकिन असल इंफॉर्मेशन जो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वही असल इंफॉर्मेशन है कि रूरल लाइवलीहुड किस तरह से होता है। तो फिर कुछ सिचुएशंस हम पढ़ेंगे, उन सिचुएशन की मदद से जो आपके जो क्वेश्चंस हैं इसके अपनी लेसन के वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, लेट अस गो। सो रूरल लाइवलीहुड, इसका मतलब पहले क्या है? मतलब है इसका डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग लिविंग इन रूरल एरियाज, यानी मुख्तलिफ जो काम करते हैं लोग अपना पेट पालने के लिए, जिसको हम कश्मीरी में ओज़्क कमाउन कहते हैं, वो करने के लिए क्या करते हैं लोग गांव में, उसको हम कहते हैं रूरल लाइवलीहुड। पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज अर्न दियर लाइवलीहुड थ्रू वेरियस मीन्स, मुख्तलिफ काम करते हैं जो गांव के लोग होते हैं। दे अंडरटेक बोथ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इसमें आमतौर पर दो तरह के काम होते हैं, एक होता है फार्मिंग यानी जमींदारी खेती बाड़ी करना, और दूसरा होता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज यानी जिसमें खेती बाड़ी नहीं होती है, कोई और काम होता है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के साथ ही वाबस्ता रहते हैं, किसी के पास लैंड हो या ना हो आगे चलकर आपको पता चलेगा। हाउएवर सम पीपल डू नॉट फाइंड वर्क टू कीप देमसेल्व्स एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। लेकिन आमतौर पर गांव में यही होता है कि पूरे साल काम नहीं मिलता है लोगों को, वो कौन सा भी काम करते हैं पूरे साल उनके यहां काम नहीं रहता है, आमतौर पर जो लेबर्स होते हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ रूरल पीपल, हम पहले बात करेंगे कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस लोग किस किस काम में यहां पर जो है वो एंगेज होते हैं, कौन कौन सा काम करते हैं। पोर्टर्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स आर द कॉमन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कारपेंटर्स जो रिवायती तौर पर जिनको हम छान कहते हैं यानी जो गिलकार होते हैं, ये नजार होते हैं आमतौर पर, यानी जो मुख्तलिफ लकड़ी का काम करते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं। और ब्लैक स्मिथ्स जिनको हम कश्मीरी में खार बोलते हैं, हुमन छान वन समझ रहे हैं, तो कारपेंटर्स को छान बोलते हैं और ब्लैक स्मिथ्स को खार बोलते हैं, यानी इनको आमतौर पर हम आहंगर के उससे जानते हैं, तो ये लोहे का काम करते हैं। उसके बाद वॉशरमैन, धोबी, यानी आमतौर पर धोबी घाट हुआ करते थे गाँव में, अब बहुत कम हो गए हैं ये। इसी तरह वीवर्स जो वीविंग का काम करते हैं, अब ये भी बहुत हद तक कम हो गए हैं। और बार्बर्स तो अभी भी हैं, नाई जो हेयर कटिंग वगैरह में वो होते हैं, हेयर सलून जिनके होते हैं अब, तो इस तरह के काम आमतौर पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक बड़ा तबका काम करता है एज एग्रीकल्चरल लेबर, यानी वो जमींदारी करते हैं, यानी खेती बाड़ी का काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि उनकी अपनी जमीन है, लेकिन आमतौर पर गांव में यही करते हैं। However, besides these traditional occupations, lot of people are involved in other occupations like government employees. इन रिवायती कामों के अलावा भी गांव में बहुत सारे काम होते हैं और यही लोग वो उन कामों में भी एंगेज होते हैं। इनमें से भी कई लोग तो वो होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस भी अब बहुत सारे लोग करते हैं, और मैकेनिक्स, बहुत सारे लोग मैकेनिक बने हैं, वो मैकेनिक और शॉपकीपर्स, बहुत सारे लोगों के पास दुकान है वो दुकानदारी का काम करते हैं, और कुछ लोग तिजारत भी करते हैं, ट्रेडर्स भी एज काम करते हैं। फार्मिंग इन रूरल एरियाज, सबसे पहले हम देखेंगे चूंकि हमने कहा कि यहाँ एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो रूरल एरियाज में फार्मिंग कैसे की जाती है, यहाँ खेती बाड़ी कैसे होती है। एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फार्मिंग इज लिमिटेड टू सीजन एंड फार्मिंग एक्टिविटीज। आमतौर पर देखा जाता है कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज होती है वो सीजन बेस्ड होती है, यानी खास मौसम में खास तरह का जो है खेती बाड़ी का काम होता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या इसमें होता है, प्लाउइंग होती है, हल जूतना, इसके बाद सोइंग होती है, यानी अब सीडलिंग्स लगाना या थज काद वन कशिर पे, तो इस तरह के काम, यानी जब फसलें बोई जाती है। और
उसके बाद वीडिंग, जिसको हम नंद बोलते हैं कश्मीरी में, यानी जो घास फूस चढ़ता है, जो भी हमने लगाया है तो उसमें से घास फूस चढ़ता है, तो उसको फिर हम वीडिंग करते हैं, उसमें से वो घास फूस बाहर निकालते हैं, तो इसको वीडिंग कहते हैं। कश्मीरी में हम इसको नंद बोलते हैं। और उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, यानी अब जब फसलें तैयार होती है उनकी कटाई होती है, तो फसलें काटने का वो। इन ही 4 सीजन्स में, यानी फसलों के एतबार से 4 सीजन्स में लोगों को आमतौर पर काम मिलते हैं। देयरफॉर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स आर एट वर्क ओनली ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड पार्ट ऑफ और मंथ्स ऑफ द ईयर। लिहाजा इससे हमें सीधा पता चलता है कि प्लॉइंग तो पूरे साल नहीं रहती है, इसी तरह सोइंग भी नहीं रहती है, वीडिंग भी नहीं, हार्वेस्टिंग, इसके बीच में इंटरवल्स भी होते हैं। और उन महीनों में ये लोग जो आमतौर पर खेती बाड़ी करते हैं उनको काम नहीं मिलता है, तो लीन मंथ्स कहलाते हैं। इनमें वो बेचारे यथ कशिर पे वनान बेहवुच काल, अत वनान ब्रोट कशिर क्या वनान बेहवुच काल, यानी उसमें कोई काम नहीं। बेहवुच काल मतलब यानी बैठने का, अब वो है लीन मंथ्स होते हैं वो। 3 टाइप्स ऑफ फार्मर्स, 3 तरीके के आमतौर पर जमींदार होते हैं गांवों में। ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कितनी जमीन किसके पास है, उस बुनियाद पर हम ये 3 कैटेगरीज बनाते हैं। फार्मर्स इन ए विलेज कैन बी आइडेंटिफाइड एज बिग लैंडलॉर्ड्स, बड़े जमींदार होते हैं। स्मॉल फार्मर्स, छोटे मोटे किसान होते हैं। एंड लैंडलेस फार्मर्स, वो किसान जिनके पास जमीन नहीं होती है, ठीक, ये भी होते हैं। अब हम देखेंगे बिग लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं। There is a small number of farmers who own a major portion of farmland in a village. आमतौर पर गांव में देखा जाता है कि कुछ बड़े जमींदार होते हैं, तो उनके पास ज्यादातर जो गांव की जमीन होती है उन्हीं के पास होती है, उन्हीं के कब्जे में होती है। मोस्ट ऑफ देम सेल देयर फार्म प्रोड्यूस इन द मार्केट अपार्ट फ्रॉम द प्रोक्यूरिंग फॉर द फैमिली नीड्स। उनके पास उतना गला मौजूद होता है, उतना उनका हार्वेस्ट आता है, तो कि वो एक तो ज्यादातर वो बेचते हैं और थोड़ा बहुत जो उनको अपने घर में खर्च होता है, उसके बाद जितना भी बचता है वो उसको मार्केट में बेच देते हैं, यानी उनकी अच्छी खासी कमाई होती है जमीनों से। दीज फार्मर्स आर यूजुअली इन्वॉल्वड इन मनी लैंडिंग, इनके पास पैसा होता है तो ये बाकी लोगों को भी कर्जे पर पैसा देते हैं, मनी लैंडिंग में ये शराब का काम भी करते हैं गांव में। ट्रेडिंग एंड स्मॉल बिजनेस सच एज फ्लावर मिल्स, शॉप्स फॉर फर्टिलाइजर, सीड्स एंड अदर्स, और इसके अलावा और भी साइड बिजनेस करते हैं। इनमें ये तिजारत भी करते हैं, छोटे मोटे कारखाने लगाते हैं, जैसे आटे की मिल लगाई मशीन या राइस मिल लगाई, तो इस तरह के काम करते हैं। और शॉप्स भी इनके होते हैं, फर्टिलाइजर की दुकानें होती है, खादें बेचते हैं, बहुत सारा काम ये करते हैं क्योंकि इनके पास काफी पैसा मौजूद होता है और कोई काम करने में। दे हायर लेबरर्स फॉर वेरियस वर्क, खुद काम नहीं करते हैं जमीन में बल्कि दूसरों से करवाते हैं, लेबर से करवाते हैं, तो वहां पर वो जो है लोगों से ये काम करवाते हैं। दे यूज इक्विपमेंट सच एज ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और बड़ी बड़ी एक्टिविटीज जो अब खेती बाड़ी की होती है ट्रैक्टर्स के साथ, थ्रेशर्स के साथ ये करवाते हैं, इनके पास मशीनें भी होते हैं। क्लियर। उसके बाद आते हैं स्मॉल फार्मर्स। मोस्ट ऑफ द विलेज फार्मर्स हैव ए वेरी लिटिल लैंड होल्डिंग, ज्यादातर जो इंडिया में जो हमारे ये जो फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत कम जमीनें होती है, काफी कम जमीनें होती हैं, ये ज्यादा बड़ा तबका है। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन देयर फील्ड्स दे आल्सो वर्क एज एग्रीकल्चर लेबर्स, एक तो ये अपने जमीन पर काम करते हैं और इसके अलावा इनको काम करना पड़ता है दूसरे की जमीन में एज एग्रीकल्चर लेबर, ठीक, तो ये बहसे लेबर का काम भी करते हैं फॉर सस्टेनिंग देयर इनकम। क्यों? क्योंकि इनके पास जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए इनकम बराबर आमदन कम होती है इनकी। इन इंडिया नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर। 2 आउट ऑफ एवरी 5, यानी ये एक तरह से बहुत बड़ा हिस्सा, यानी तकरीबन आधा जो इंडिया के किसान है इस हालत में उनकी वो है। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस, 80% लोग इसके साथ जो है वाबस्ता है, इस कैटेगरी के साथ, यानी स्मॉल होल्डिंग्स उनके पास है। जैसे हमारे पास, हम भी किसान हैं लेकिन हमारे पास भी छोटी सी जमीन है, ठीक है, इसी वजह से कोई और काम करना पड़ता है। और हमारे बाप दादा ये सोचते हैं कि बड़े होके इनके पास जमीन नहीं है तो इनको पढ़ाना चाहिए, इनको कोई और काम सिखाना चाहिए, समझ रहे हैं। All of them depend on the work they do on other people's fields to earn a living. ज्यादातर उनको यह देखना चाहता है कि जिस पर वो डिपेंड करते हैं वो है दूसरे के जमीन पर वो कितना काम करते हैं साल भर, उससे उनको ज्यादा अच्छी कमाई होती है। घर में जो भी होता है उसमें
फुलफिल उनके नीड्स, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। उसके बाद आता है इससे भी कमज़ोर तबका, दे आर लैंडलेस फार्मर्स, यानी जिनके पास बिल्कुल ही ज़मीन है। फार्मर तो है, किसान नाम के हैं बेचारे, लेकिन उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव मेनी लैंडलेस फार्मर्स। बहुत सारे गांवों में इस तरह के फार्मर्स पाए जाते हैं जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन किसान कहलाते हैं, किसान हैं, वो काम भी जानते हैं। दीज फार्मर्स यूजुअली वर्क एज एग्रीकल्चर लेबर्स। आप कौन सा काम जानते हैं? जमींदारी का, काश्तकारी का काम कर जानते हैं तो एग्रीकल्चर ही करेंगे, तो एज एग्रीकल्चर लेबर्स काम करते हैं। दे अर्न वेरी लिटिल एंड देयरफॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ सच फार्मर्स आर एंगेज्ड इन मैनुअल जॉब्स इन द विलेज एंड सम आल्सो मूव टू टाउन्स एंड सिटीज फॉर वर्क। अब चूंकि इनके पास जमीनें नहीं होती है और ये खुद जो है डिपेंड करते हैं मजदूरी पर, जो लेबर उनको मिलता है, लेबर का काम मिलता है, और लिहाजा इनके घर वाले भी काम करने पर मजबूर हैं। वो भी कोई मैनुअल जॉब ढूंढते हैं और जो भी छोटे मोटे उनके घर में बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, उनको भी काम करना पड़ता है। या तो वो फिर अपने गांव में ही थोड़ा सा काम करते हैं जो उनको मिलता है, या फिर कुछ लोग शहरों की तरफ भी जाते हैं काम ढूंढने के लिए। तो ये वो लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एटसेट्रा फॉर देयर लाइवलीहुड। इसके अलावा भी ये हमने 3 कैटेगरीज गांव की बताई। एक तो जनरल हमने बात की कि कौन कौन से काम होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी गांव में काफी काम लोग करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों के काम करते हैं। वो कौन से होते हैं? फार्मिंग के अलावा कौन से काम करते हैं रूरल एरियाज में? वो होता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वो कलेक्ट करते हैं। दूसरा, यानी जंगलों में उनके आसपास जंगलात होते हैं तो उनमें से वो लकड़ियां डोलाते हैं या जड़ी बूटियां जमा करके लाते हैं, शहद जमा करते हैं, हनी जमा करते हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें जंगलों में दस्तयाब होती हैं, उनको जमा करके फिर वो बेचते हैं और उससे अपना पेट पालते हैं। इसके अलावा वो एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, यानी पशुपालन, जिसको हम कहते हैं कि गाय बकरियां पालते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं। या डेयरी प्रोड्यूस या डेयरी फार्म्स लगाते हैं तो दूध बेच के अपना पेट पालते हैं। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज हैं जहां पर लोग आसानी से मछलियां पकड़ सकते हैं तो ये काम भी करते हैं, मछुआरे होते हैं। तो ये आमतौर पर गाँव की, क्योंकि हमारे इंडिया की पूरी कोस्टल लाइन जो है ये 3000 किलोमीटर की है, तो बहुत सारे गांव इस पर आबाद हैं, तो बहुत सारे गांव में ये काम होता है, किया जाता है। और जो आज इस लेसन के एतबार से जो हमें सिचुएशंस पढ़नी है, उन सिचुएशंस में आप देखोगे कि एक गांव के बारे में है कि वहां लोग फिशिंग ही करते हैं। डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लिविंग। अब हम बात करेंगे किसकी? यहां जो हमारा सिलेबस के एतबार से जो बुक है, हमने जनरल पढ़ा, अब हम देखेंगे किताब के हिसाब से हमें जो यहां पर सिचुएशंस मिलती हैं उसके हिसाब से गांव की हालत किस तरह की होती है। कुछ एक एग्जांपल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनसे हमें पूरे का पूरा एक, जिसको हम कहेंगे कि एक पिक्चर आ जाएगी, तस्वीर आ जाएगी दिमाग में कि गांव में लोग किस तरह से काम करते हैं। लेट अस सी, इन प्रीवियस लेसन्स वी लुक्ड एट द डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ। हम पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको बताया ये एक दूसरे से जुड़े हुए और बार बार हमने एक बात भी की, यहां पर भी डाइवर्सिटी दिखती है। डाइवर्सिटी किस एतबार से कि किस तरह से हम जिंदगी गुजार, ये भी मुख्तलिफ है, जिंदगी गुजारने का तरीका भी। ऊपर हमने देखा फार्मर्स के 3 ग्रुप, इनकी जिंदगी अलग है, इनके काम करने का ढंग अलग है, इनके काम करने का डिपेंडेंस इनकी अलग है, समझ रहे हैं। और we also explore how living in different regions has an effect on the work people do। और हमने ये भी देखा कि जोग्राफिकल फैक्टर उसमें डाइवर्सिटी में होता है कि मुख्तलिफ इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी पर यह भी असर पड़ता है कि काम किस तरह का वो करेंगे, वो उसके एनवायरनमेंट पर, उसकी जोग्राफी पर डिपेंड करता है। So the kinds of plants, trees, crops or things that become important to them। वहां की हर चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां कैसे पेड़ कैसे उगते हैं, वहां की जमीन के खदुखाल कैसे हैं, वहां कौन सी चीजें हैं, वहां कौन से दरख्त लगाए जा सकते हैं, ये सारा उनकी लाइफ पर, उनकी लाइफ को चेंज करता है, डाइवर्सिटी में तब्दील करता है। समझ रहे हैं? In this chapter, we will look at the different ways in which people earn their living in villages। और इस चैप्टर में हमारा यही
चूंकि हमने जनरल बात तो की, अब जो चैप्टर के एतबार से जो हम सिचुएशंस पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि गांव में किस तरह से लोग मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में मुख्तलिफ काम किस तरह से करते हैं, और मुख्तलिफ लोग अपने हिसाब से जो उनके पास जो बिलोंगिंग्स है, लैंड होल्डिंग्स है, उनके हिसाब से उनकी जिंदगी में किस तरह का फर्क पड़ता है। नाउ लेट अस एग्जामिन वेदर पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न अ लिविंग इन डिफरेंट विलेजेस इन इंडिया। अब वो बात भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज की हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियल्स है उनकी बात की थी हमने कि इक्तिसादी तौर पर सब लोग एक जैसे होने चाहिए, उनको हर एक को हर तरह की सहूलत मिलनी चाहिए। अब हम यहां भी देखेंगे क्या ऐसा मुमकिन है और किस तरह की डाइवर्सिटी इससे वजूद में आती है। सबसे पहली मिसाल हम देखेंगे लाइफ इन द विलेज ऑफ कलपट्टू। ये कलपट्टू गांव है, कहां पर वाक़ा है? कलपट्टू इज ए कोस्टल विलेज इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के कोस्ट साहिल पर वाक़ा है। हालांकि ये भी साहिल पर वाक़ा है ये, लेकिन यहाँ के लोग मछुआरे नहीं हैं, वो फिशिंग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? पीपल हियर डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एज इन अदर रूरल एरियाज सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, ब्लॉक कार्ट्स एटसेट्रा। यहाँ पर लोग आमतौर पर जो गांव में काम किया जाता है वही काम करते हैं, यानी रूरल एरियाज में वो टोकरियाँ बुनते हैं, कांयल काम करन है। तो यहाँ पर कश्मीर में कांगड़ियाँ बुनी जाती है, तो वहाँ टोकरियाँ, यूटेंसिल्स बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं जैसे पोटर्स। तो इसी तरह ब्रिक्स का काम, ब्रिक डालने का काम भी करते हैं, और ब्लॉक कार्ट्स बनाते हैं, धांध गाड़ी मन से बैलगाड़ियाँ बनाई जाती है, इस तरह के काम करते हैं। और प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ्स, या तो इसी तरह लोहार है, नर्सेज हैं, टीचर्स भी हैं कुछ लोग, इसी तरह साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स हैं, आमतौर पर वहाँ लोग साइकिलें बहुत चलाते हैं इंडिया में, एंड सो ऑन, और इस तरह के बहुत सारे दूसरे काम ये यहाँ पर करते हैं। देयर आर आल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, इसके अलावा कुछ दुकानदार भी हैं और कुछ ताजर भी यहाँ बसते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स, इसके चारों तरफ जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इस गाँव के। हाँ, पैडी इज द मेन क्रॉप, और यहाँ पर जो फसल बनाई जाती है वो है धान की फसल, यानी राइस उगाई जाती है। दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड्स, उन जमीनों पर, पहाड़ी इलाकों पर भी ये ट्रेस फार्मिंग करते हैं, उसके बारे में भी आपको ज्योग्राफी में पता चलेगा। तो ये इरिगेट, जहाँ कहीं भी लैंड पॉसिबल है इरिगेट करना, उसकी सिंचाई करना, तो वहाँ पर ये उसकी फसल, क्योंकि हम जानते हैं कि जो राइस की काश्त होती है, पैडी की काश्त होती है, धान की फसल के लिए खड़े पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो पानी उसमें खेत में पड़ा रहना चाहिए, तब जाके जो है इसकी फसल उग सकती है अच्छी तरह से। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इन लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, लिहाजा ज़्यादातर लोग अपना पेट पालते हैं इसी काम से, यानी वो खेती बाड़ी करते हैं। क्लियर? अब इसमें कुछ लोगों के बारे में कहानी है, सिचुएशंस हैं, और उसमें एक पहली लेडी जो है उसका नाम है थुलासी। थुलासी इज लाइफ इन कालापट्टू विलेज। अब कलपट्टू में हम देखेंगे थुलासी की कहानी। थुलासी कौन है? ए लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। ये वो है जिसके पास जमीन नहीं है। ये लेडी वर्क्स ऑन रामालिंगास लैंड, ये रामालिंगा की जमीन पर। तो रामालिंगा कौन हो सकता है? ये लैंडलॉर्ड है। बात समझ आई? वो आगे चलकर भी पता चलेगा। वर्कर्स फ्रॉम 8:30 to 4:30 एट जस्ट 40 रुपीज पर डे। ये सिर्फ लेकिन जो ये दिया हुआ है इसका सोर्स जो है, इस बुक का सोर्स जो है, ये आज का नहीं है, 2022 का नहीं है, ये 2004 का है। क्योंकि अगर आप इसमें पीछे देखोगी तो पढ़ाते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि सोर्स कौन सा है। तो इसमें आप लास्ट में इसमें दिया होता है, बुक के एंड में दिया होता है सोर्स। तो चैप्टर 9 का सोर्स जो है आप देखोगे ये 2004 का है, इसी तरह 2005, 2002। तो इस तरह इसका सोर्स जो है वो क्या है? ये 2004 का सोर्स है, यानी ये 2004 की हम बात करते हैं। 40 रुपए उसको दिन के मिलते हैं, क्योंकि आज तो ये अजीब लगेगा, ये आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है। पर डे विच इज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबरर्स गेट इन हर होम विलेज। हालांकि ये जिस गांव में रहती है वहां पर इससे ज्यादा मिलती है मजदूरी, लेकिन ये उससे काम पर मजबूर है। क्यों करती है ये ऐसा? इसकी वजह क्या है? बट शी कम्स हियर बिकॉज शी डिपेंड्स ऑन, कहां गया, मुझे लग रहा है, गेट इन हर होम विलेज, बट शी कम्स हियर बिकॉज शी डिपेंड्स ऑन हिम टू कॉल हर वेन एवर देयर इज वर्क। थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है, थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट रहा है, तो मैं ये कंप्लीट करूंगा बाद में। तो यहां पर जो है वो इसलिए 40 रुपए पर काम करती है क्योंकि रामालिंगा
बार बार उसको काम देता है, इसलिए वो थोड़े से कम पैसों पर काम करें, क्योंकि उसको लीन मंथ्स में भी थोड़ा सा काम यहाँ मिलता है, इस वजह से वो मजबूर है। तो ये होती है डाइवर्सिटी की डाइवर्सिटी का एक एंगल ये भी होता है कि लोग फिर मजबूर हो जाते हैं, जो आम तौर पर उनको मिलना चाहिए उससे कम पर भी वो इक्तिफा करते हैं, ये भी एक मसला है। और जब भी उनके यहाँ कोई इमरजेंसी होती है, her family needs to borrow money in case of any emergency in the house because they earn very little। इसमें किताब में कहानी लिखी हुई है कि उसकी बेटी बीमार हो गई थी, तो रामालिंगा से उन्होंने पैसा उधार लिया था और उसके बाद उसकी भरपाई उनको करनी पड़ी थी। तो कभी कभार ये मनी लेंडर्स के पास भी फंसते हैं, उस वजह से उनको उसका एक तो कर्जा उतारना पड़ता है और दूसरा सूद भी देना पड़ता है। तो जब भी उनको कोई मुश्किलात होते हैं तो उनको कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि घर में कोई कमाई वो नहीं है कि जो उनके पास अवेलेबल रहे, क्योंकि वो जितना कमाते हैं उतना खा जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, जितना कमाते हैं उतना मुंह में डालते हैं, खा जाते हैं। अब एक और शख्स है, सेकर्स लाइफ इन कलपटू विलेज। अब कलपटू में एक और शख्स की कहानी है, वो है, उसका नाम है सेकर। ये कौन है? ए स्मॉल फार्मर। वो क्या थी जो ऊपर हमने पढ़ा, वो क्या थी? वो लैंडलेस लेबरर थी। अब ये सेकर जो है, ये कौन है? ये स्मॉल फार्मर है। डिपेंड्स ऑन ट्रेडर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन। अब उसके पास उसकी जमीन पर जो भी उसको खाद डालनी है, जो भी उसमें दवाई का इस्तेमाल करना है, वो सब के लिए वो डिपेंड करता है ताजिर पर, और ताजिर उसको लोन पर देता है। ये सारी चीजें क्या देता है? लोन पर। टू पे बैक दिस लोन दे हैव टू सेल पैडी टू देम एट समवट लोअर प्राइस देन द मार्केट। अब उसको भी परेशानी ये होती है, साल भर के बाद जब वो खेती बाड़ी करता है, अपने घर में जो भी उसको जरूरत होती है उसके हिसाब से घर में रखता है, बाकी उसको बेचना है। अब मार्केट में बेचता तो पैसा ज्यादा आता है, लेकिन अब वो फंसा हुआ है कहां पर? ट्रेडर के पास। तो ट्रेडर को उसको सस्ते में देना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडर ने साल भर उसको पैसा दिया है, या तो पालजुन दून, तो उसने साल भर उससे पैसा नहीं लिया है। तो अब तो वो किस तरह से दो तरफ से उससे फायदा निकालता है कि उससे वो सस्ते दामों अब वो अनाज खरीदता है। समझ रहे हैं? अत कशीर मज वन वर्ड पेड़ दीन पहुंच, यानी मैं साल शुरू होते ही आपको पैसा दूंगा और आप साल भर अपनी खेत पर काम करोगे, और साल के बाद जो अब मार्केट रेट होगी उससे 10% 20% कम सस्ते रेट पर आपको मुझे देना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले पैसा दिया है इसके लिए। ये भी बड़ा मसला है, ये भी डाइवर्सिटी का एक पहलू है इसमें गांव में। समझ रही है मेरी बात? ओके। सो ही आल्सो हैज अ he also works in रामालिंगा's राइस मिल। अब रामालिंगा लैंडलॉर्ड है, उसके पास राइस मिल भी है, बिजनेस का काम भी उसके पास है, तो राइस मिल में वो काम करता है। क्या करता है? एज लेबर। ही आल्सो हैज अ हाइब्रिड काउ। घर में उसने बड़ी एक अच्छी नस्ल की गाय रखी है, whose milk helps his family to earn a little extra income। और इससे भी दूध उसका बेचते हैं, तो इससे भी थोड़ी बहुत इनकम उसके घर में आती है। ये इसकी हालत है, ये इसकी हालत है। रामालिंगम एंड करुथमा's लाइफ इन कलपटू विलेज। अब रामालिंगा और करुथमा जो है, ये मियाँ बीवी है। रामालिंगा ये उसकी बीवी है करुथमा। तो उनकी जिंदगी कैसे जी रही है देखिए। ए मॉडरेट लैंडलॉर्ड, ये लैंडलॉर्ड फैमिली है, ठीक। इन एडिशन टू लैंड, रामालिंगा's फैमिली ओन्स a राइस मिल एंड a शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। अब रामालिंगा के पास एक तो जमीन है काफी, 20 एकड़ जमीन है। कितनी? 20 एकड़। और जो ऊपर हमने जिस शख्स की बात की, तो उसके पास सिर्फ 2 एकड़ है, काफी फर्क है इसमें। तो इसके पास एक तो इतनी जमीन है, इसके अलावा इसके पास बिजनेस भी है, एक राइस मिल है इसके पास, और इसकी दुकानें हैं जहां पर वो मुख्तलिफ चीजें लोगों को बेचता है, सीड्स बेचता है, पेस्टिसाइड्स बेचता है, बहुत सारी चीजें वो बेचता है वहां पर। फॉर द राइस मिल दे यूज some of their own money and also borrowed from the government bank। अब जो उसने राइस मिल लगाई, उसके लिए उसने एक तो पैसा अपना इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ पैसा उसने कहां से? गवर्नमेंट के बैंक से लिया। लोन वो भी लेता है, लेकिन वो एक खास कानून के तहत लोन लेता है, उसको आसानी होती है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट पूछता है, वहां बैंक वाले पूछते हैं कि आपकी जमीन कितनी है, जमीन के हिसाब से लोन देंगे। तो वो दिखाता है उसके पास 20 एकड़ है। अब जो हमने वो छोटा जो फार्मर है,
वो अगर जाएगा बैंक के पास तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास उतनी जमीन नहीं है जो वो बैंक वालों को दिखाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको यहां भी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहां पर भी इक्वालिटी नहीं है। द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन। आप जो राइस मिल में वो राइस निकालता है वो बड़े शहरों में बेचने के लिए बेच देता है, तो वहां पर काफी ऊंचे दामों वो बेचता है। ये भी इसकी लाइफ का एक अच्छा पहलू है। और इसके बरक्स वो लोग जो है वो कम कीमत पर बेचने में मजबूर हैं। दिस गिव्स देम ए सब्सटेंशियल इनकम। इससे काफी आमदनी उसके घर में आ जाती है। लाइफ इन द विलेज ऑफ पुडुपेट। आप एक और गांव है पुडुपेट, एक कलपटू हमने पढ़ा, अब पुडुपेट का गांव है। अनदर कोस्टल विलेज नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपटू। ये कलपटू के बिल्कुल पास में ये गांव है, ये भी तमिलनाडु का ही गांव है। ठीक है, अब इस गांव में क्या है? पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। अब वहां पर मैंने आपको कहा वो फार्मिंग करते हैं और ये अपने हिसाब से क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं। इनके पास एग्रीकल्चर लैंड उस तरह की नहीं है। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स फिश नेट्स लाइंग अराउंड। और इनका समंदर के करीब, बिल्कुल साहिल के बिल्कुल नजदीक इनके घर हैं। और जब हम इस गांव में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हर तरफ जो है मछली पकड़ने के जाल बिछे हुए रहते हैं वहां पर। At about 7 o'clock in the morning, the fishermen return with their catch and women gather to buy and sell fish. सुबह सवेरे 7 बजे ये कैच लेके वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कितने सवेरे जाते हैं? 4 बजे सुबह जाते हैं, 7 बजे वापस आ जाते हैं। क्योंकि जब दिन में गर्मी बढ़ती है तो वो गर्मी की वजह से तूफान भी आते हैं, उसमें स्टार्म्स का खतरा होता है, सुनामी का खतरा होता है। यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात की ज़िंदगी होती है यहाँ पर। और फिर घर में आके मर्द लोग क्या करते हैं? वो तो मछली पकड़ने जाते हैं। और औरतें किस तरह हाथ बटाती है? फिर वो मंडी लगाते हैं और ये मछलियाँ बेचती हैं। समझ रहे हैं? और उसके बाद उनको घर का काम भी करना पड़ता है। कुछ थोड़ा घर के लिए रखते हैं और बाकी बेच देते हैं। ठीक। अरुणा एंड परिवलन्स लाइफ इन पुडुपेट। अब हम दो लोगों की बात यहां पढ़ेंगे, अरुणा और परिवलन। तो इनकी जिंदगी इस पुडुपेट में किस तरह से चलती है। अरुणा's husband परिवलन, her brother and brother-in-law go to the sea together in a catamaran for fishing during the day. ये एक बहुत बड़ी एक नाव की तरह होती है जो यहाँ शिकारा होती है, शिकारा से बड़ी डुंग चाहते इसको बैठन माना, उसको कटामारान कहते हैं। ये थोड़ी बड़ी नाव होती है, बड़ी बड़ी शिकारा होती है। तो इसमें वो जाते हैं। अब तो इसमें वो इंजन का भी इस्तेमाल होता है, मोटर बोट्स भी वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कटामारान पुराने ज़माने की पुराने तर्ज का वो एक फिश पकड़ने का एक साधन है यहाँ पर, जिसमें वो समंदर में जाते हैं। एक तरह की बोट है, समझ रहे हैं? तो ये सुबह सवेरे जाते हैं। और अरुणा जो है उसका हस्बैंड जिसका नाम परिवलन है, वो अपने भाई के साथ और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, यानी एक अरुणा का पति जाता है, दूसरा अरुणा का भाई भी जाता है, और तीसरा अरुणा का देवर जाता है। बात समझ आई? तो ये एक साथ जाते हैं। तो गांव के लोग अक्सर बेशतर, क्योंकि वहां पर जो वो नाव चलानी, नाव खेनी होती है, तो उसको एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वहां पर उनको ग्रुप्स में काम करना पड़ता है। क्लियर? तो वो निकल जाते हैं सुबह सवेरे। इन द इवनिंग दे अनटैंगल एंड रिपेयर देयर नेट्स। फिर जब वो शाम जब तक हो जाती है तो शाम को वो क्या करते हैं? जो दिन में उन्होंने नेट्स इस्तेमाल किए होते हैं वो कहीं पर फट जाते हैं, कहीं पर वो फंस जाते हैं, तो उनको अनटैंगल करना होता है, उनके वो गुत्थियां सुलझानी होती है। तो वो सब उसी काम में लगे रहते हैं। फिर शाम को दे ऑलवेज रिमेन अंडर द डेंजर्स ऑफ स्टॉर्म्स एंड सुनामी। अक्सर बेशतर वो समंदर के तूफानों में घिरे रहते हैं, खतरे में रहते हैं हमेशा। और इस तरह से घर वाले जो परेशान होते हैं, कहीं पर भी कोई इधर उधर बादल गरजे तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं। हम खुश हो जाते हैं जब बादल फटते हैं या जब क्या कहते हैं इसको, बारिश होती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वो लोग बिल्कुल परेशान रहते हैं बेचारे। अरुणा सेल्स द कैच एंड कीप्स अ लिटिल फॉर हर फैमिली। फिर अरुणा क्या करती है? जब वो जो आदमी लोग जब वो लाते हैं, कैच पकड़ के लाते हैं, फिश लाते हैं, तो वो उस कैच में से कुछ हिस्सा अपने घर के लिए रखती है और बाकी को बेच देती है। ड्यूरिंग द मॉनसून हर फैमिली कुड नॉट गो टू द सी बिकॉज दिस इज व्हेन द फिश ब्रीड। अब मॉनसून में जब बारिशों का मौसम होता है, तो एक तो बारिशों के मौसम में वहां समुद्र में आमतौर पर खतरा ही रहता है। दूसरा जो फिश होती है वो ब्रीडिंग सीजन में आ जाती है, तो वहां पर
ये नहीं जाते हैं उस सीजन में, वो मछलियां पकड़ने के लिए नहीं जा सकते हैं ड्यूरिंग दीज लीन मंथ्स। अब चूंकि बेकारी का जमाना आ जाता है, दे सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर्स। अब वो दुकानदारों से उधार मांग के लाते हैं, ताजरों से उधार मांग के लाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन दे आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू दोज ट्रेडर्स टू रिपे देयर डेट। इनका भी यही हाल है। जिस तरह से अब ऊपर हमने इनका खेती बाड़ी करने वाले लोगों का देखा, तो यहां पर भी इनका भी यही मसला है। ये भी मजबूर हो जाते हैं, ये भी कर्जे में फंस जाते हैं। किसमें? और फिर कर्जे की वजह से इनको भी अपना जो मेहनत मजदूरी का जो इन्होंने कमा के लाया होता है फिश, उसको अब सस्ते दामों बेचना पड़ता है उन ताजरों को। बात समझ आई? तो एक तरह की लाइफ है। हालांकि साधन इनके कमाने के जरिए इनके मुख्तलिफ है, लेकिन फाइनली एंड रिजल्ट एक जैसा है। मार्केट सिचुएशन फॉर फार्म प्रोड्यूस। क्यों होता है ऐसा? क्यों मजबूर होते हैं? बहुत सारे वजूहात इसके हैं कि लोग मजबूर क्यों होते हैं अपना प्रोड्यूस, जो भी वो निकालते हैं कमाते हैं, उसको क्या है। और दूसरा, मछलियों का ये भी मसला है कि ज्यादा देर तक आप रख नहीं सकते हैं। अगर थोड़ी देर हो गई तो वो तो सड़ जाएंगी, ये भी एक मामला हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि आम तौर पर जो हमारा फार्म प्रोड्यूस है वो हम जल्दी से बेचने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। फार्मर्स हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लोअर प्राइसेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट सीजन में सबके पास बहुत होता है तो रेट कम हो जाते हैं। लिहाजा अगर किसी को हार्वेस्ट सीजन में पैसा चाहिए तो उसको सस्ते दामों बेचना होता है। ये एक मसला है। दूसरा, आल्सो समटाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इट इज द मिडल मैन और मनी लेंडर हु फोर्स द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट चीपर रेट्स। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि जो ट्रेडर होते हैं वो इनको कोई कर्जा देते हैं, या मनी लेंडर जो होता है गांव में वो इनको कर्जा देता है, फिर वो मजबूर करता है उनको कि वो सस्ते दामों उसको अपना माल बेचे, या अपना जो खेती बाड़ी का जो भी प्रोड्यूस है उसको वो बेचे। Lack of proper storage facilities is another main reason for selling farm produce at lower prices. बहुत सारे लोगों के पास जो उनको प्रोड्यूस हासिल होता है, जो उनको गला निकलता है जमीन से, उस गले को रखने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने पास रखते और फिर जब टाइम आ जाता तो अच्छी तरह से उसको वो बेच देते, लेकिन उनके पास उसका कोई जरिया नहीं होता है। इस वजह से भी वो मजबूर हो जाते कि जल्दी जल्दी से इसको निपटा ले। समझ रहे हैं? ये भी मसला होता है। फार्मर्स आर हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू एमएसपी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आप मुझे ये सवाल भी पूछ सकते हैं, सर फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने एक तरीका रखा है, उसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी गवर्नमेंट एस्टिमेट लगाता है कि कितना उसका काम, कितना उसने किया है, और गवर्नमेंट किस कम से कम जो उनको जो उनकी जरूरतों को पूरा करे उतनी रेट लगाई जाए इसको, इस उनके गले को, तो बेचा जाए, तो गवर्नमेंट खरीदता है। लिहाजा जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसको हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, एफसीआई, जो यहां पर भी हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा वो गोडाउन है मीर बाजार में, तो ये एफसीआई जो है वो क्या करता है? एफसीआई बाइज द फार्म प्रोड्यूस एट एमएसपी ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। वो हार्वेस्ट सीजन में रेटों को बरकरार रखने के लिए वो एमएसपी पर खरीदता है। यानी अगर एक तरफ से एमएसपी का 10 रुपए मिसाल के तौर पर किलो बिकता है, तो जो मनी लेंडर होता है वो तो अब 9 रुपए में नहीं खरीद सकता है, क्योंकि एमएसपी पर लोग खरीद रहे हैं। हाँ, वो पुश कर सकता है उस शख्स को, पुश कर सकता है उस शख्स को जिसको उसने पैसा उधार दिया, उसको वो मजबूर करता है, वो हो जाता है। सिचुएशन ऑफ डेट इन रूरल एरिया। अब इससे क्या होता है, जो ये कर्जे की ये जो परेशानी है गांव वालों को, तो इसमें क्या होता है? अनलाइक बिग फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स डोंट गेट लोन फ्रॉम द बैंक्स इजीली। बड़े फार्मर्स को तो लोन बैंक देता है, लेकिन छोटे फार्मर्स के पास जमीनें दिखाने के लिए नहीं होती है, तो इस वजह से उनको लोन बैंकों से नहीं मिलता है। बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ लोन इज फॉर बाइंग फार्म इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्मिंग इक्विपमेंट्स। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो यहाँ बैंकर्स ने जो रिक्वायरमेंट रखी है कि लोन किसको देंगे, लोन ये देंगे उसको जिसको कोई फार्मिंग के लिए जरूरी हो। तो जिसके पास जमीन ही नहीं, वो कहां कहेगा मुझे फार्मिंग के लिए चाहिए? समझ रहे हैं? तो बड़े लोग कह सकते हैं, बड़े जमींदार कहेंगे और वो ले लेंगे लोन। When small farmers take loan from the money lenders and landlords, the interest rate is very high and they are likely to fall into the debt trap. अब क्या होता है? अब जब छोटा जमींदार लोन लेता है तो वो बैंक से तो नहीं लेता है, उसको मनी लेंडर से, ट्रेडर से लोन लेना पड़ता है। अब वो कर्जे में फंस जाता है, कर्जे के जाल में फंस जाता है।
और ये कर्जा उसको मजबूर करता है कि अपना गला जो उसने काफ़ी मेहनत मशक्क़त से कमाया होता है वो सस्ते दामों उसको बेचना पड़ता है, तो ये उसको परेशानी हो जाती है। सिचुएशन बिकम्स वर्स फॉर द फार्मर्स इफ नेचुरल कैलेमिटीज डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और उस साल तो और तबाही हो जाएगी अगर किसी तरह से कोई कुदरती आफत की वजह से अगर कोई मसला उनके फसल के साथ हो जाएगा तो उसमें तो फिर पूरी तरह फंसते हैं। अब आ जाते हैं, तो समझ आया अच्छी तरह से ये लेसन। अब क्वेश्चंस है, ये सिचुएशंस पर सभी क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने सिचुएशंस पढ़ाई और थोड़ा सा ये चैप्टर जो है काफी लंबा हुआ और हमने जल्दी में इसको पढ़ने की कोशिश की। यू हैव प्रोबेबली नोटेड दैट पीपल इन कल्पा 2 आर एंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्म वर्क्स। लिस्ट फाइव ऑफ दीज, अब बहुत सारी ऊपर पढ़ी हमने, तो लिस्ट ऑफ द 5 ऑफ द नॉन फार्म वर्कर्स इन द कल्पा 2 विलेज आर नंबर 1 मेकिंग पॉट्स, मेकिंग बास्केट्स, मेकिंग ब्रिक्स, मेकिंग यूटेंसिल्स, मेकिंग बुलक कार्ट्स। ये सारे के सारे काम वहां लोग करते हैं अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। दूसरा, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू रीड अबाउट इन द कल्पा 2 हु डिपेंड ऑन फार्मिंग, हु इज द पुअरेस्ट अमंग देम एंड व्हाई। सिचुएशन के हिसाब से देना है। इन कल्पा 2 3 टाइप्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग, 3 तरह के लोग फार्म पर डिपेंड करते हैं। दीज आर द बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक रामालिंगम, द स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, एंड द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर लाइक तुलसी। अब ये 3 तरह के लोग आ गए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। द लैंडलॉर्ड्स आर वेल ऑफ, ये अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके पास काफी पैसा है। द स्मॉल फार्मर्स हैव जस्ट एनफ टू मीट देयर फैमिली नीड्स, इनके पास उतना तो है जिससे ये अपने पेट बच्चों के पाल सकते हैं। हाउएवर द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स डिपेंड एंटायरली अपॉन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फार्म्स, लेकिन जहां तक उनकी बात है जिनके पास जमीनें ही नहीं है लेकिन ये खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको तो दूसरे पर ही डिपेंड करना पड़ता है कि कौन काम देगा तो तब जाके वो कोई कुछ कमाएंगे। एंड गो विदाउट एनी वर्क फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, और ज्यादातर साल में वो बैठे ही रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। Hence among the 3 categories agricultural laborers like Thulasi are the poorest in the Kalpa 2 village। लिहाजा इन 3 में से सबसे कमजोर और सबसे बुरी हालत, सबसे गरीब तरीन जो है वो थुलासी जैसे लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन you are a member of a fishing family and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine, what would you say? अब आप एक फिशिंग फैमिली के एक मेंबर के तौर पर क्या कहेंगे आप कि आप किस तरह से लोन बैंक से लोगे, और आप क्या कहेंगे? आई वुड सजेस्ट दैट इट वुड बी बेटर टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक रादर टू गो टू ए मनी लेंडर। अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं उनसे कहूंगा कि नहीं, मनी लेंडर के पास हम नहीं जाएंगे बल्कि हम बैंक के पास, क्योंकि वहां एक रूल होता है, कानून होता है। मनी लेंडर के पास कानून नहीं होता है, वो तो बताएगा जो उसकी मर्जी है, समझ रहे हैं। बिकॉज मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मनी लेंडर अपनी मर्जी से जो है वो सूद चढ़ा देता है। दैट पुशेस द बारोवर इन ह्यूज डेट्स। लिहाजा मैं अपने घर वालों को समझाऊंगा कि अगर आप मनी लेंडर के पास जाएंगे तो हम कर्जे में फंस जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बैंक के पास जाना चाहिए, ठीक। नंबर 4, poor rural laborers like Tulasi often do not have access to good medical facilities, good schools and other resources. You have read about inequality in the first unit, है ना, एक साथ जुड़ा हुआ। Of this text, the difference between her and Ramalingams is one of equality. उनके बीच में डिफरेंस जो है वो इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी है, क्या है ये डिस्पैरिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। डू यू थिंक दिस इज फेयर सिचुएशन? क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? अगर आपको लगता है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन? अगर आपको लगता है ठीक नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? डिस्कस इन द क्लास। तो लेट अस सी हम क्या करेंगे। दिस इज नॉट फेयर टू हैव इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। हम ये नहीं मानते हैं कि इनइक्वालिटी, ना बराबरी समाज में नहीं होनी चाहिए। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पीपल। इनइक्वालिटी तब हो जाती है जब लोगों के पास मौके नहीं होती है ताकि वो दूसरों की तरह काम करे और अपना अच्छी तरह से घर बार चलाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स फॉर इक्वालिटी इन सोसाइटी। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि सोसाइटी में इक्वालिटी, इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई। देयरफॉर वी शुड स्ट्राइव फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। अब हम क्या करेंगे?
हम आईन की पासदारी करके आईन के आइडियल जो उसने मुतय्यन किए हैं उनके लिए काम करने की कोशिश करेंगे हर सतह पर, टू इरेडिकेट द इनइक्वालिटीज, ताकि ये नाबराबरी खत्म हो जाए। हम लड़ाई झगड़ा नहीं कहेंगे, बल्कि हम कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे, आईनी तरीका इख्तियार करेंगे। Question number 5. What do you think the government can do to help farmers like Sikar when they get into debt? Discuss. अब चूंकि शेखर जैसे लोग जो है वो तो कर्जे में फंस जाते हैं, अब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको डिस्कस कीजिए। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर्स लाइक सिकर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू क्लियर देयर डेट्स। गवर्नमेंट को चाहिए जब इस तरह के लोग फंस जाए तो वो एविडेंस लाए, और गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि इनको उतना कर्जा दे दिया जाए इंटरेस्ट फ्री, उस पर कोई इंटरेस्ट इनसे नहीं लिया जाए, पैसा दिया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही पैसा, मेन पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट ही उनसे वापस लिया जाए। तो ये पैसा वो लोन जो उन्होंने लिया है मनी लेंडर से वो उधार खत्म करें। दूसरा, मोरओवर गवर्नमेंट कैन आल्सो प्रोवाइड देम सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स। इसके अलावा उनको जो सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ये गवर्नमेंट को अवेलेबल रखना चाहिए सब्सिडी पर, उनको कम दामों पर इनको देना चाहिए ताकि वो इस डेट ट्रैप में ना फंसे, वो इस कर्जे की लानत में ना फंसे। अब यहां पर पूरा क्या लेसन आपने समझा, एक यहां पर एक मैंने आपकी किताब पर भी ये करके रखा है, कंपेयर द सिचुएशन ऑफ शेखर एंड रामालिंगम बाय फिलिंग आउट द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल को आप भरेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे पूरा ये लेसन जो है समझ आया या नहीं आया। इसमें सिचुएशन दी हुई है, फिर शेखर लिखा हुआ, रामालिंगम लिखा हुआ। सिचुएशन में पहले लिखा है लैंड कल्टिवेटेड, वो जमीन कितनी जो है कल्टिवेट करता है, तो शेखर कितना करता है 2 एकड़ की जमीन, और रामालिंगम कितना करता है 20 एकड़ की जमीन, इसमें तो 10 टाइम्स डिफरेंस है। ठीक, लेबर रिक्वायर्ड, इसको तो लेबर नहीं चाहिए 2 एकड़ कमाने के लिए, खुद ही ये एग्रीकल्चर लेबर है तो इसको नहीं चाहिए, लेकिन रामालिंगम को यस उसको चाहिए। उसके बाद सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, वो अपने हार्वेस्ट को कहां किस कीमत पर बेचता है, चीप रेट्स टू द मनी लेंडर्स, समझ रहे हैं, लेकिन वो हाई रेट्स पर बेचता है, वो उसका वो निकाल के राइस निकाल के फिर वो मार्केट में बेचता है, तो उसके पास काफी आमदनी आती है इससे। अदर वर्क क्या करता है, ये वाला शेखर जो है लेबर करता है और रामालिंगम बिजनेस भी करता है, वो हमने देखा। तो अब ये क्लियर हो गया, कोशिश करके हमने इसको 40 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। थैंक्स अ लॉट। ओके।